नमस्कार दोस्तों। मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप यह डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सीरीज का पार्ट 6 देख रहे हैं। इस सीरीज की पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से संबंधित कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा की है, जैसे कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या होता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट के आधार पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, चार्जशीट क्या होता है, चार्जशीट कब जारी किया जाता है और चार्जशीट का रिप्लाई कैसे करें, यानी कि आरोप पत्र का जवाब कैसे दे। इसी तरह से आज के इस वीडियो में हम आपसे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, यानी कि जांच अधिकारी की नियुक्ति। दोस्तों, आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि आखिर जांच अधिकारी की नियुक्ति कब होती है और जांच अधिकारी का जो नियुक्ति है कौन करते हैं, और कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो जांच अधिकारी बनने के लिए, एक्ट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इन सभी टॉपिक पर तो आगे इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ आपको मैं थोड़ा आयोग के इम्पोर्टेंस के बारे में बता देना चाहता हूँ, समझा देना चाहता हूँ। दोस्तों, जब रेगुलर इंक्वायरी की शुरुआत होती है तो सबसे पहला जो अपॉइंटमेंट होता है आयोग का होता है, इंक्वायरी ऑफिसर का। और इंक्वायरी ऑफिसर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में एक तरह से जज का काम करता है। इसे आप एक तरह से जज कर सकते हैं। और जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होता है, इसमें एक तरह का ट्रायंगल सा बनता है। एक साइड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पक्ष को रखने के लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पीओ का अपॉइंटमेंट करते हैं, यानी कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करते हैं, जिसके बारे में आगे के वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। और बीच में इंक्वायरी ऑफिसर होता है, और दूसरी तरफ जो चार्ज एम्प्लाई होते हैं, यानी कि जो आरोपित कर्मचारी होते हैं, तो चाहे तो अपना केस खुद ही डिफेंड कर सकते हैं, अगर चाहे तो किसी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट का भी मदद ले सकते हैं, जिसे कहते हैं डिफेंस असिस्टेंट। तो यहाँ इस तरह का ट्रायंगल होता है। और जो इंक्वायरी ऑफिसर का मुख्य काम होता है वह होता है पूरे मामले की जांच करना, और इंक्वायरी का जो रिपोर्ट होता है उसे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को सबमिट करना। भले यह एक और बात है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट से एग्री करने के लिए बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है। तो फिर भी यहाँ क्वेश्चन उठता है कि आईओ का आखिर जो चार्ज एम्प्लाई होते हैं उनसे क्या लेना देना होता है। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सा अधिकारी जांच अधिकारी बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। क्योंकि अगर जांच अधिकारी का रवैया अगर पक्षपातपूर्ण होगा, यानी कि बाइस्ड होगा, या फिर एम्प्लाई के फेवर में नहीं होंगे, तो ऐसे जांच अधिकारी से क्या उम्मीद की जा सकती है। जो चार्ज एम्प्लाई होते हैं, हो सकता है कि अगर इंक्वायरी ऑफिसर उनके खिलाफ हो, उनका रवैया पक्षपातपूर्ण हो, तो इस केस में तो जो इंक्वायरी रिपोर्ट होगा वो श्योरली चार्ज एम्प्लाई के खिलाफ ही होगा। इसलिए चार्ज एम्प्लाई यानी जो आरोपित कर्मचारी होते हैं उनको बहुत मतलब सावधान रहने की जरूरत होती है कि जब इंक्वायरी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है तो उस समय में यह देखना जरूरी होता है कि इंक्वायरी ऑफिसर का रवैया अगर पक्षपातपूर्ण है तो चार्ज एम्प्लाई चाहे तो इसे चैलेंज कर सकते हैं, और ऐसे इंक्वायरी ऑफिसर को हटा सकते हैं, यानी कि बदलवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए परिस्थिति क्या होती है, यानी कि कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो एलिजिबल नहीं होते। अगर उनका अपॉइंटमेंट होता है तो चार्ज ऑफिसर इसे चैलेंज कर सकते हैं और ऐसे इंक्वायरी ऑफिसर को बदलवा सकते हैं। तो इस पर मैं डिटेल में आगे इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं इसे डिटेल में। दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंक्वायरी ऑफिसर यानी कि जांच अधिकारी की नियुक्ति कब होती है। तो दोस्तों, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग होता है रूल 14 के तहत, आईओ का अपॉइंटमेंट तब आईओ का अपॉइंटमेंट होता है अगर इंक्वायरी करने की जरूरत होती है। और इससे संबंधित मैंने कई सारे मुद्दों पर मैंने चार्जशीट का जवाब कैसे दे उसमें मैंने हाईलाइट किया है।
तो उस वीडियो का आप देख सकते हैं। अगर इंक्वायरी करने की जरूरत होती है तब आईओ का अपॉइंटमेंट होता है, यानी कि इंक्वायरी ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। और आईओ का अपॉइंटमेंट करने की स्थिति तब होती है जब चार्जशीट इशू कर दिया जाता है, यानी कि कर्मचारी को आरोप पत्र दिया जाता है और आरोप पत्र का जवाब या तो कर्मचारी नहीं देते, यानी कि कर्मचारी आरोप पत्र का जवाब नहीं देते, या फिर जो भी उन पर आरोप लगाए गए हैं, जो भी चार्ज लगा है, उसको पूरी तरह से वो खारिज करते हैं, उसे डिनाई करते हैं। और जो डिनायल होता है उससे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी संतुष्ट नहीं होते हैं, यानी कि उनका जो रिप्लाई लगता है वो कन्विंसिंग नहीं लगता है। तब रेगुलर इंक्वायरी चलाया जाता है, और इसमें जो फर्स्ट स्टेज होता है वह होता है अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। अब यहाँ इसे सिंपल शब्दों में ही बता देना चाहता हूँ कि इंक्वायरी ऑफिसर के अपॉइंट करने का जो समय होता है जब चार्जशीट का रिप्लाई दिया जाता है, और चार्जशीट का रिप्लाई कंसीडर करने के बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि मामले को इंक्वायर करने की जरूरत है, तब वह मामले के अगर इंक्वायर करने की जरूरत महसूस करता है और मामले में इंक्वायरी करना चाहता है, तब आईओ का अपॉइंटमेंट करता है, और ये सब होता है चार्जशीट के रिप्लाई के बाद। अब इसके लिए डिटेल में आप चार्जशीट का जवाब कैसे दे, आरोप पत्र का जवाब कैसे दे, उस वीडियो को आप डिटेल में देख सकते हैं। तो स्पष्ट है कि चार्जशीट की रिप्लाई देने के बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अगर संतुष्ट नहीं होते तो इंक्वायरी होल्ड करने के लिए आईओ का अपॉइंटमेंट कर सकता है, और इसी के साथ रेगुलर इंक्वायरी की शुरुआत हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ बात उठता है कि क्या इंक्वायरी ऑफिसर ही इंक्वायरी कर सकते हैं या कोई और ऐसे अधिकारी है जो इंक्वायरी करने के लिए ऑथोराइज्ड हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि रूल 14 और सब रूल 5 सीसीए रूल 1965 के हिसाब से डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चाहे तो खुद ही मामले की इंक्वायरी कर सकते हैं, यानी कि जो आरोपित कर्मचारी पर आरोप लगा होता है, चार्ज लगा होता है, तो उसकी जांच चाहे तो खुद कर सकते हैं, या चाहे तो किसी इंक्वायरी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कर सकता है। लेकिन दोस्तों मामला यह थोड़ा उलझ सकता है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मामले की खुद जांच करे और खुद पेनल्टी अवार्ड करे, बाद में कई सारे प्रश्न उठ सकता है। और इससे बचने के लिए जीओपीटी ने एक तरह का ऑर्डर दिया है, और ऑर्डर दिया है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को खुद इंक्वायरी करने से बचना चाहिए, यानी कि खुद इंक्वायरी मामले में नहीं करना चाहिए, और बेटर ये होगा कि दूसरे ऑफिसर को आईओ के रूप में अपॉइंट करना चाहिए, तो बाद में विवाद नहीं उठेगा कि एक ही आदमी खुद प्रोसिक्यूटर और खुद जज नहीं हो सकता, क्योंकि बाद में जो पेनल्टी अवार्ड करने का काम होता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को होता है। इसलिए डीओपीटी ने सलाह दी है कि जनरली जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं उनको बचना चाहिए। किस चीज से बचना चाहिए? तो इंक्वायरी ऑफिसर का काम करने से। इसलिए किसी दूसरे अधिकारी को आईओ के रूप में अपॉइंट करना बेटर होगा, और इससे संबंधित ऑर्डर भी आप यहाँ देख सकते हैं। अब अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि, और आपके मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा, कई कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि क्या जूनियर ऑफिसर, यानी जो चार्ज एम्प्लॉय होते हैं, उनसे जूनियर ऑफिसर क्या इंक्वायरी ऑफिसर का काम कर सकते हैं? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ये डिजायरेबल है कि इंक्वायरी ऑफिसर जो है चार्ज ऑफिसर से हायर रैंक का होना चाहिए, और इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप यहाँ देख सकते हैं। यह एक मामला है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया है कि चार्ज ऑफिसर से हायर ऑफिसर होना चाहिए, हायर रैंक का ऑफिसर होना चाहिए, जिसको इंक्वायरी ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया जाता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा में। तो यह भी एक बात है जिसे ध्यान रखना होता है। अब बात करते हैं कि कौन से अधिकारी इंक्वायरी ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों पहला बात यह बताया गया है कि आईओ बनने के लिए या आईओ के रूप में एक्ट करने के लिए किसी तरह का क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। जो सीसीए रूल है, इसमें इसे प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है जो कौन सा अधिकारी आईओ का काम करेंगे। लेकिन एक शर्त है जो बिल्कुल ही नेचुरल जस्टिस का पार्ट है, कि नेचुरल जस्टिस कहता है कि जिनको भी आईओ अपॉइंट किया जाए वो बाइस्ड ना हो, यानी कि उनका रवैया पक्षपातपूर्ण ना हो, और जिस केस में उनको इंक्वायरी ऑफिसर बनाया जाता है उसमें पहले कभी भी अपना ओपिनियन ना दिया हो। या होता है ना, कई सारे ऑफिसर पहले ही अपना ओपिनियन दे देते हैं कि इस मामले में जो आरोपित कर्मचारी हैं वह दोषी हैं,
अगर इस तरह का ओपिनियन पहले दे चुका है, उनका रवैया अगर पक्षपातपूर्ण है, तो कहता है कि ऐसे अधिकारी को इंक्वायरी ऑफिसर के रूप में अपॉइंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा। और इसलिए कहता है कि इंक्वायरी ऑफिसर जिसको भी बनाया जाए, वो पूरी तरह से इम्पार्शल हो, यानी कि उनका रवैया पक्षपातपूर्ण ना हो और फ्री फ्रॉम बाइस हो, यानी कि पूरी तरह से वो बाइस्ड ना हो, यानी कि ऐसे जो आयु होता है वो बाइस्ड ना हो, और बिल्कुल ही जो उनका रवैया हो वो पक्षपातपूर्ण ना। तो ये एक तरह का क्वालिफिकेशन रखा गया है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि जो अधिकारी होते हैं, तो कहता है कि जो अधिकारी जिनके पास में डीप रूटेड बाइस होता है, अगर मान लीजिए उनका रवैया काफी पक्षपातपूर्ण होता है आरोपित कर्मचारी के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे अधिकारी को ऐसे ऑफिसर को इंक्वायरी ऑफिसर के रूप में अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, मिला जुला के एक ही बात कहा गया है कि जो अधिकारी होते हैं जिनको भी आयोग के रूप में अपॉइंट किया जाता है, उनका रवैया पक्षपातपूर्ण न हो, बिल्कुल ही इम्पार्शल हो और फ्री फ्रॉम बाइस हो। अब यहाँ पर आपने देख लिया, अब देखते हैं कि कौन सा अधिकारी है जो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। अब यहाँ पर एक तो है जिनके डीप रूटेड बाइस है, दूसरा है कि कंप्लेनेंट कांट बी इंक्वायरी ऑफिसर, यानी कि जिन्होंने कंप्लेन किया था उस मामले को, जिसके आधार पर कर्मचारी को चार्जशीट किया गया है, तो कहता है इसे कंप्लेनेंट को इंक्वायरी ऑफिसर नहीं बनाया जा सकता। यानी कि एक आदमी ने कंप्लेन किया और वो खुद अगर इंक्वायरी ऑफिसर अगर उनको बनाया जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि उस इंक्वायरी का रिजल्ट क्या होगा। इसलिए ये प्रोहिबिट किया गया है कि कंप्लेनेंट कांट बी इंक्वायरी ऑफिसर। और तीसरा देखिए, विटनेस कांट बी एन इंक्वायरी ऑफिसर, यानी कि केस में अगर कोई विटनेस है, यानी कि कोई ऐसे आदमी है या अधिकारी है जिनको पर्सनल नॉलेज है उस डिस्प्यूट के बारे में, यानी पर्सनली उस केस के बारे में जानता है और उन्होंने अपना ओपिनियन बना रखा है, तो कहता है कि विटनेस को जो है सो इंक्वायरी ऑफिसर के रूप में अपॉइंट नहीं किया जा सकता। जो विटनेस है, जो गवाह की श्रेणी में आता है, जिसके पास पर्सनल नॉलेज है उस मामले का, उस डिस्प्यूट का, तो कहता है ऐसे आदमी को इंक्वायरी ऑफिसर नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, इसे आप जरा गौर से सुनिए और आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ। और ऐसा है कि हु हैज प्री जज द इशू, और जिन्होंने मामले को पहले ही प्री जज कर लिया है कि आरोपित कर्मचारी दोषी है। अब इसका एक केस बताता हूँ। जैसे कि किसी अधिकारी ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट में उन्होंने स्ट्रांगली लिखा कि कर्मचारी लगता है कि पूरी तरह से दोषी है, कि ये हुआ, मामले को प्री जज कर लेना। अगर ऐसे अधिकारी को आईओ अपॉइंट किया जाता है, तो उन्होंने तो पहले ही मामले को प्री जज कर लिया है, तो उनका जो रिपोर्ट भी होगा वो जो अधिकारी होते हैं आरोपित कर्मचारी, तो उनके खिलाफ ही होगा। इसलिए कहता है कि जिन्होंने मामले को प्रीजज कर लिया है, पहले ही अपना ओपिनियन बता दिया है, ओपिनियन एक्सप्रेस कर चुका है कभी भी, तो ऐसे अधिकारी को आईओ के रूप में अपॉइंट नहीं किया जा सकता। और आखिरी है कि हु इज पर्सनली इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी। अगर मान लीजिए कोई आदमी इंटरेस्टेड है उस केस में, तो ऐसे आदमी को भी आईओ नहीं बनाया जा सकता, इंक्वायरी ऑफिसर नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों, जो पर्सनली इंटरेस्टेड होगा तो उसका जो रिपोर्ट होगा वो भी तो बाइस्ड ही होगा। तो ये तो बिल्कुल ही नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा। इसलिए कहता है जो पर्सनली इंटरेस्टेड है मामले में, तो ऐसे अधिकारी को आईओ नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों, अब मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं कि अगर इस तरह का केस दिखता है, आईओ का अपॉइंटमेंट होता है और आपका भरोसा आईओ पर नहीं होता है, तो तुरंत आप एप्लीकेशन लिखे आईओ को बदलने के लिए। और इसका प्रोसेस क्या होगा, मैं अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि ये एक स्टेज होता है कि आप बदलवा सकते हैं, कि देर होने के बाद आप इस मामले को एजिटेट नहीं कर सकते कि इंक्वायरी ऑफिसर को चेंज किया जाए। अपॉइंट होने के बाद आपको लगता है कि इसमें से कोई केस है या उनका रवैया पक्षपातपूर्ण है, तो तुरंत आप बेहिचक एप्लीकेशन दे कि इस इंक्वायरी ऑफिसर को बदला जाए। तो यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत है, और इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है ताकि आप जागरूक हो सके। और अगर आपके खिलाफ इंक्वायरी हो, तो यहाँ पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि यह आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि इनके इंक्वायरी की रिपोर्ट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अब पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।